भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं लड़ रही, उसका ईडी लड़ रही है, उसके साथ सीबीआई लड़ रही है, उसके साथ एनआईए लड़ रही है, उसके साथ चुनाव आयोग लड़ रहा है, उसके साथ जय श्री राम लड़ रहे हैं चुनाव, उसके साथ जो है पूरा जो मीडिया है वो लड़ रहा है। केजरीवाल भी आरएसएस की प्रोडक्ट है और बीजेपी भी आरएसएस की प्रोडक्ट है। माता की जय, भारत माता की जय बोलने लगा, तो भारत माता की जय बोलना, राष्ट्रवादी सिद्ध करना अपने को, वो आरएसएस का ही जो एजेंडा है। दिल्ली के असली रूलर जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि कहो या उन्हें चमचे कहो या उनकी कठपुतली कहो, वो उपराज्यपाल नहीं है। ये जो बात मैं कह रहा हूँ, मेरे अलावा कोई आदमी नहीं है जो ये कहे कि चुनाव आयोग सबसे घटिया है। तो जब मैं ये कहता था घटिया है, तो ये जो सुनील अरोड़ा है मुख्य चुनाव आयुक्त, इन्होंने गवर्नमेंट से अपील की कि हमें जो है सिविल कोर्ट के बराबर ताकत दी जाए, ताकि जो हमारा अपमान करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, उनको जो है सजा दे सके। लोगों को एक ही बात देनी है कि भाई 2014 में अगर तुम ज्यादा खुश थे या 2021 में ज्यादा खुश हो, अगर आपको लगता है 2021 में आप ज्यादा खुश हो तो आप भारतीय जनता पार्टी को जरूर वोट दो। लेकिन आपको लगे कि 2014 में आपके घर में खाना अच्छा बनता था, आप अच्छे कपड़े पहनते थे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, आपके चेहरे में मुस्कान थी, आपकी बीवी कहती थी कि हाँ मेरे मियाँ जी चलो बाहर घूमने चलते हैं, तो बच्चे आपके अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति 2014 से लेकर अब खराब हुई है, तो आपको इस खराबी का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, अडानी को और अंबानी को मानना चाहिए। और इनको जो है आपको अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने इनकी सीट से। लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी ताकत होती है जनता, और उस जनता के नुमाइंदे यहाँ बैठते हैं। ये है हमारी संसद। संसद में बैठकर जन कल्याणकारी योजनाओं और कानूनों को बनाया जाता है जो देशवासियों को उन्नति की ओर ले जाए। लेकिन अक्सर देखने में आ रहा है कि हमारे देश के जनप्रतिनिधि ईमानदारी से जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने निजी स्वार्थों में लिप्त हैं। इन नेताओं और मंत्रियों को बेनकाब करने की जिम्मेदारी मीडिया की है, लेकिन आजकल का मीडिया भी पूरी तरह से सत्ताधारी दलों, पूंजीपतियों और सरमायादार लोगों के चंगुल में फंस चुका है। सरोकार मीडिया ने तय किया है कि जन सरोकार प्रोग्राम के तहत हम देश और समाज की उन समस्याओं को उठाएंगे जिनसे जनता का सीधा सरोकार है। हम नेताओं को उनके सही मकसद की याद भी दिलाएंगे और उनको राष्ट्रहित में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता का इस्तेमाल कैसे हो ये भी बताने का प्रयास करेंगे। हमारी देशवासियों से अपील है कि वे इस प्रोग्राम को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर अपने सुझाव प्रेषित करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, देश में घटने वाली चाहे राजनीतिक घटना हो, सामाजिक घटना हो, धार्मिक घटना हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई घटना हो, उस पे त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए प्रसिद्ध एडवोकेट रविंदर कुमार का कोई सानी नहीं है। इनसे किसी भी मुद्दे पर कभी भी कहीं भी वार्ता की जा सकती है। किसी भी सवाल से ये कन्नी नहीं काटते हैं, बेफिक्र, बेलौज, बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ कहना हो, चाहे योगी आदित्यनाथ के, चाहे केजरीवाल के, यहाँ तक कि चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति और राज्यपालों के ऊपर भी ये टिप्पणी कर देते हैं, क्योंकि ये संविधान के बेहतर जानकार हैं और इनको अपने अधिकारों की कीमत पता है, अपने कर्तव्यों के बारे में ये जानते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे देश के युवा और नागरिक भी कानून और संविधान को जाने और नेताओं और रहनुमाओं से सवाल पूछने की हिम्मत उनमें पैदा हो। एक तरह से देखा जाए तो रविंदर कुमार समाज सेवा ही कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वकील बहुत ज्यादा पैसा कमाने में ही लगे रहते हैं, लेकिन इनका मकसद युवाओं और समाज को जागरूक करना है। आज हम इनसे
एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर चर्चा करेंगे। वो ये कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात मुख्यमंत्री स्वर्गीय मदन लाल खुराना के टाइम से चली आ रही है। ये माजरा क्या है? इस तरह की बातें क्यों उठाते हैं सत्ताधारी दल? और जब दोनों जगह केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है तब भी ये फैसला नहीं होता है, तो क्या ये एक राजनीतिक शगुफा है? इन सब चीजों का वैधानिक अस्तित्व क्या है और केजरीवाल सरकार के जो पर कतरे गए हैं इसका वैधानिकता क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ऐसा होना चाहिए कि केजरीवाल भी आराम से शासन करें और केंद्र सरकार की भी सीमाएं निर्धारित हों? इन सब सवालों को लेकर रविंदर जी से हम जानना चाहेंगे कि कानूनी पहलू क्या है और केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो तालमेल होना चाहिए संविधान के हिसाब से, उस हिसाब से ये दिल्ली का मसला कैसे निपटे। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है केजरीवाल ने जब धारा 370 और 35(1) जम्मू कश्मीर से हटी थी तो उस वक्त जो है बधाइयां दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब को। अब जब उनके अधिकार सीमित किए गए हैं तो वो जंतर मंतर पे कोरोना काल में लाखों लोगों को लेकर धरना दे रहे हैं। इसको किस नजरिए से देखते हैं, पहले तो ये बताएं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि केजरीवाल और बीजेपी का रिश्ता क्या है, पहले से जानना जरूरी है। दोनों का जो रिश्ता है वो गर्भनाल से आरएसएस से जुड़ा है। केजरीवाल भी आरएसएस की प्रोडक्ट है और बीजेपी भी आरएसएस की प्रोडक्ट है। और आप देखेंगे 2012 में जब अन्ना आंदोलन के नाम से दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन हो रहा था तो केजरीवाल के साथ मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो था वो आरएसएस के कैडर का था। वही जो है वहाँ पर नारे बनाते थे, वही नारे लगाते थे और जितने आरएसएस के लोग हैं उन्होंने केजरीवाल को शिखंडी की तरह आगे खड़े कर कांग्रेस के ऊपर हमला किया और उसमें वो अपनी इस रणनीति में कामयाब रहे कि केजरीवाल ने जब 370 धारा हटाई, अनुच्छेद हटाया जिसे हम कानून की भाषा में कहते हैं, और उसमें जो है ये किया गया कि वहाँ की जो निर्वाचित सरकार थी उनको जो है वहाँ से हटा दिया गया और उनकी जगह दो पपेट हम कहेंगे कि दो उपराज्यपाल जो है एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर के लिए नियुक्त कर दिए गए। और केजरीवाल ने बड़ी प्रशंसा की क्योंकि केजरीवाल आरएसएस के चारों सिद्धांतों को मानता है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, वो ये मानता है कि जम्मू कश्मीर में जो है 370 हटनी चाहिए। और आजकल वो आप देख रहे होंगे कि वो जो रैली करता है उसे भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलने लगा। तो भारत माता की जय बोलना, राष्ट्रवादी सिद्ध करना अपने को, वो आरएसएस का ही जो एजेंडा है उसको चला रहा है। और इसीलिए जो है केजरीवाल और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिन्हें आप कहीं से भी देखेंगे तो आपको आरएसएस। तो इसका मतलब ये माना जाए कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो भी वाक युद्ध या धरना प्रदर्शन होता है ये नूरा कुश्ती है? दोनों की नूरा कुश्ती नहीं है। कांग्रेस जो है अपने अपने एजेंडे पे चलती है, लेकिन बीजेपी जो है कांग्रेस को, यानी अगर मान लीजिए केजरीवाल हारता है दिल्ली में तो केजरीवाल की जगह कौन लेगा? बीजेपी लेगी या कांग्रेस लेगी? तो वो चाहते हैं कि कांग्रेस ना ले, इसलिए बीजेपी बार चलकर उसका विरोध करती है। लेकिन आप देखेंगे कि दोनों का जो हित चिंता है वो एक ही है। अच्छा, केजरीवाल जो है जिस तरीके से आपने कहा कि जो है वो भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन केजरीवाल ने जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को खास तौर से अपने कब्जे में किया हुआ है और ये डर दिखा कि जो है हम ही तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी हैं, और वो बेवकूफ बन भी रहे हैं उसके इस जाल में। जो परंपरागत तौर पे कांग्रेस के वोटर रहते थे और वो उधर चले गए, इसको किस नजरिए से देखते हैं? एक तरह से देखा जाए तो आप प्रत्यक्ष तौर पे बीजेपी को ही मुसलमान वोट दे रहे हैं, जैसा कि आपने कहा। आप एक चीज समझिए, ओवैसी हो या केजरीवाल हो, इनका मकसद मुस्लिम वोटों को इकट्ठा करना है ताकि वो कांग्रेस की तरफ ना जाए और कांग्रेस की तरफ ना जाकर वो जो है दूसरी पार्टी को जाए ताकि बीजेपी को हिंदू वोटों के बंटवारे का फायदा मिले। तो इस तरह की राजनीति से क्या देश जो है सही दिशा में जाएगा? देश को सांप्रदायिक आधार पर जो भी राजनीति करते हैं, आप ये समझ लीजिए, जो धर्म की राजनीति करेगा, जो लोगों को जो है बांटने की राजनीति करेगा, वो अल्टीमेटली देश का दुश्मन है। देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों की खुशी के लिए, देश के लोगों की संपन्नता के लिए, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को खाना मिले, लोगों को जो है रोटी कपड़ा और मकान की समस्या खत्म हो, उनको शिक्षा मिले, ये एजेंडे देश में होने चाहिए। लेकिन उन एजेंडों से हटकर ये घृणा की राजनीति करते हैं ताकि वो जो है आप भावनात्मक इशू पर
वोट दे दें और तब इन्हें लगे कि हमने जो है कांग्रेस को या इस तरह की विचारधारा को खत्म कर दिया। रविंद्र जी, जैसे दिल्ली एनसीआर का मामला जो है डेवलप करने की प्लान थी कि जो है आसपास के जो राज्य हैं, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इसकी सीमाओं के कुछ जो है सटे हुए जो है शहरों को लेके एनसीआर बनाया जाएगा और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तो क्या वो सिर्फ एक जो है सिर्फ ढकोसला था या राजनीतिक स्टंट था? देखिए, ये जो सत्तारूढ़ दल होते हैं उनके विरोध में जो विपक्षी दल होते हैं वो हमेशा जो है उन नारों को पकड़ते हैं जो जनता को छूते हैं। अब दिल्ली को, जब दिल्ली में सरकार बनी और दिल्ली को कुछ अधिकार दिए गए तो तब एक एक्ट पास हुआ था, एनसीटी एक्ट ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एक्ट। और उस एक्ट में दिल्ली सरकार को कुछ ताकतें दी गई थी और कुछ ताकतें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। वो मेनली थी, एक तो दिल्ली में जो है भूमि के अधिकार की, दिल्ली में जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या की, और तीसरी जो अधिकार था वो केंद्र सरकार ने लिया था कि वो दिल्ली की सरकार को बहुत सारे मामलों में कम अधिकार देना चाहती थी। अब जब एनसीटी एक्ट पास हो गया उसके बाद आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद हुआ कई मुद्दों को लेकर, और ये सारा मामला पहले दिल्ली हाई कोर्ट गया, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट गया, और जस्टिस A.K. सीकरी की बेंच ने 2019 में जो है बड़ा विस्तृत दिया कि दिल्ली का असली रूलर जो है वो चुनी हुई सरकार है। दिल्ली के असली रूलर जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि कहो या उन्हें चमचे कहो या उनकी कठपुतली कहो, वो उपराज्यपाल नहीं है। अब ये जो अमेंडमेंट हो रहे हैं, ये सारे अमेंडमेंट जो है आप देखेंगे कि A.K. सीकरी जस्टिस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उनका जो फैसला है उनको रटने का फैसला है। तो एक तरह से अदालत की अवमानना है, और अदालत की अवमानना का मुकदमा केजरीवाल को करना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल जो है अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहा, बल्कि वो सड़क पर ये दिखा रहा है कि मैं बड़ा पीड़ित हूँ, और उसका एक ही मकसद है केजरीवाल का कि मुसलमान वोट जो है वो कांग्रेस से हटे। तो सवाल ये था कि कांग्रेस से हटने के बाद वो मुसलमान वोट कहाँ जाएगा, बीजेपी के साथ तो जा नहीं सकता। तो उसके लिए उन्होंने एक वाया मीडिया निकाला कि जो कांग्रेस के खिलाफ लोग हैं और जो मुसलमान वोट है वो कहीं थर्ड चैनल पे चला जाए, और वो थर्ड चैनल जो बना था वो दिल्ली में आप पार्टी बनी थी, आपकी वजह से मुसलमान कांग्रेस से अलग हुआ। लेकिन दिल्ली में जो दंगे हुए, यानी जामिया में लोगों पे जिस तरह के अत्याचार हुए, CAA पे जो केजरीवाल का रुख रहा, और पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए, उसमें केजरीवाल सरकार ने पूरी तरह से RSS का साथ दिया और RSS के खिलाफ जो है वो नहीं बोला, और उसने यहाँ तक किया कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो वकील मुकदमों की पैरवी करने वाले थे दिल्ली पुलिस के, वो भी उसने जो है केंद्र सरकार के वकीलों को ही अपना वकील बना लिया। उससे मुसलमान के मन में एक क्लियरिटी आ गई है, उसे पता चल गया कि केजरीवाल जो है एक तरह से इनका शिखंडी है, ये आगे बढ़कर तो बात करता है लेकिन दरअसल ये जो है RSS का ही प्यादा है, और ये बात अब क्लियर हो गई है। और इसीलिए केजरीवाल जो है अपने को हीरो बनने के लिए, अपने को दिखाने के लिए कि मैं पीड़ित हूँ, मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, वो आंदोलन कर रहा है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में जो है किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन से भी लोगों का ध्यान बटाने के लिए केजरीवाल आंदोलन कर रहा है। केजरीवाल ने कोई भी आंदोलन किसानों के समर्थन में नहीं किया। तो दिल्ली में 2 आंदोलन होंगे, तो चूंकि जो गोदी मीडिया है, चाहे उसके GTV हो, आज तक हो या और जो चैनल हो, वो जो है किसानों के मुद्दे की बजाय जगह जो है केजरीवाल के मुद्दे को उठाएंगे, और लोग कहेंगे जी केजरीवाल पे बड़ा अन्याय हो रहा है, केजरीवाल के साथ बड़ा बुरा हो रहा है। लेकिन वो नहीं जानते कि ये ध्यान भटकाने की सब प्रोग्राम है, वो चल रहा है। और दरअसल जो है केजरीवाल और RSS में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। तीनों को आप एक रखकर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा तीनों का अंदर से जो प्राण है वो एक ही जगह है। रविंद्र जी, आपने जो बात विस्तार से बताई, क्या कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी ये चीज जो है वो मतदाताओं को, खासतौर से मुस्लिम मतदाताओं को समझा नहीं पा रही है? और दलित मतदाता भी जो है बीजेपी और RSS दलितों के भी खिलाफ है। तो दिल्ली में दलित, मुस्लिम और जाट समुदाय बहुत मजबूती स्थिति में है, तो ये लोगों को कांग्रेस जो समझाने में नाकाम हो रही है कि जो उनकी गोद में बैठ जाते हैं, उसके लिए कांग्रेस को क्या करना है? आप देखिए, बड़ा विचित्र मामला हो रहा है कि जो दलित हैं या जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो OBC हैं, उनकी एक पार्टी होती थी बहुजन समाज पार्टी, मायावती उनकी नेता होती थी। अब आप देखेंगे बड़ा विचित्र मामला है कि मायावती जो है योगी आदित्यनाथ पे हमला नहीं करती, वो हर बार जो है कांग्रेस पर हमला करती है कि कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है। यानी जो गलती, यानी अगर रेप भी हो जाएगा तो कहेगी कि कांग्रेस रेप क्यों नहीं रुका रही यूपी में। तो एक तरह से मैंने कहना शुरू किया कि मायावती जो है बीजेपी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उनकी ऑफिशियल प्रवक्ता बन गई है, और जब वो प्रवक्ता बन गई है तो इसलिए वो जो है कांग्रेस पे हमला करती है, बीजेपी पे नहीं करती। तो वही हाल जो है मायावती का जो हाल है, जो हाल जो है आप देखेंगे कि केजरीवाल का है, जो OWC का है,
वो सब कांग्रेस पे हमला करते हैं और इसलिए करते हैं कि मुस्लिम वोट जो है कांग्रेस के पाले में दोबारा ना जाए, ओबीसी वोट जो है कांग्रेस के पाले में दोबारा ना जाए, और जो SC ST वोट है, दलित वोट है, आदिवासी वोट है, भाषाई अल्पसंख्यकों के वोट है वो कांग्रेस के ऊपर वापस आ जाए। इसलिए छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप बना देते हैं ये, उनको ये आर्थिक मदद देते हैं, उनको कहेंगे तुम सिक्योरिटी ले लो, जेड प्लस सिक्योरिटी ले लो। उनको जब जेड प्लस सिक्योरिटी मिल जाती है, 10 पुलिस वाले खड़े हैं, तो पत्रकार भी कहते हैं कि बड़ा अच्छा प्रभावशाली नेता लग रहा है ये, तो उसकी फोटो देते हैं। अब आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में इन्होंने जो है 19 ऐसे लोगों को जो बीजेपी से कांग्रेस यानी बीजेपी में आए हैं कांग्रेस छोड़कर, या तृणमूल कांग्रेस छोड़कर आए हैं, या कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर आए हैं, सबको वाई सिक्योरिटी दे दी। एक वाई सिक्योरिटी वाले आदमी पर 1,80,00,000 रुपए साल का खर्च होता है। तो 19 लोगों को आपने दिए, तो एक तरह से 40 करोड़ रुपए का खर्चा जो है सरकार के कंधे पर डाल दिया गया है। और वो लोग क्या है जिनको पड़ोसी नहीं जानता, वो पता है जेड प्लस सिक्योरिटी में घूम रहा है, वाई प्लस सिक्योरिटी में घूम रहा है, तो अपने आप वो आदमी जो है, इनको लगता है कि हमने उसे नेता बना दिया है। लेकिन दरअसल जो है मेरा हमेशा मानना है कि जो बंदूक के सहारे नेता बनता है, वो जब बंदूक छिप जाती है, बंदूक की सुरक्षा चली जाती है, तो वो चूहे की तरह हो जाता है, बिल में घुस जाता है, उसकी राजनीति का अंत हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त जो है जैसा माहौल जो है पश्चिम बंगाल में चल रहा है, उसको देखते हुए अब राजनीतिक तौर पे आप बहुत परिपक्व माने जाते हैं, आपका एनालिसिस भी बहुत अच्छा है, तो क्या बंगाल में इस बार किसी को पूर्ण बहुमत मिलेगा? देखिए, बंगाल की जो पूरी लड़ाई है वो आज के समय में जो है भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम को लेकर लड़ रही थी। और आप एक समझिए, भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं लड़ रही, उसका ईडी लड़ रही है, उसके साथ सीबीआई लड़ रही है, उसके साथ एनआईए लड़ रही है, उसके साथ चुनाव आयोग लड़ रहा है, उसके साथ जय श्री राम लड़ रहे हैं चुनाव, उसके साथ जो है पूरा जो मीडिया है वो लड़ रहा है, और सारे मिलकर जो है चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बन जाए, मोदी जी का सपना साकार हो जाए। और इसीलिए जो है ये सारे लोग लड़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि इनके लड़ने के जो पैतरे हैं वो इनको समझ नहीं आ रहे कि दीदी क्या करेगी। तो दीदी ने जो पहला दाव खेला, जैसे इन्होंने शुभेंदु अधिकारी को अपने पाले में लिया, तो दीदी ने जाकर नंदीग्राम में कहा कि मैं तुम्हें घर में आकर मारूंगी, और उसने कहा कि मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी। तो एक तरह से उसने सेंटर ऑफ जैसे ग्रेविटी का सेंटर होता है किसी भी चीज का, पृथ्वी के जो जिसे हम कहते हैं अक्ष है जिसपे वो घूमती है, तो वो जो है उसने ग्रेविटी सेंटर जो नंदीग्राम बना दिया है। कलकत्ता में राजनीति नहीं हो रही, सारी राजनीति नंदीग्राम में हो रही है। नंदीग्राम में जब वो गई और दीदी पे हमला किया इन्होंने, हमला क्यों हुआ, मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि हमला बीजेपी वालों ने किया, या सरकार ने किया, या चुनाव आयोग ने किया। आप उसकी एक तरह से अमित शाह जैसे कहते हैं क्रोनोलॉजी समझिए, तो आप क्रोनोलॉजी समझिए कि 8 तारीख को जो है दीदी के जो डीजीपी हैं, यानी बंगाल के जो डीजीपी है, उसको चुनाव आयोग बदल देता है। अगले दिन जो है आपको पता चलता है कि उनका जो सिक्योरिटी डायरेक्टर है उसको हटा दिया गया। उसके बाद जो है दीदी की सुरक्षा में परिवर्तन कर दिया गया, और दीदी के ऊपर जो हमला हुआ उससे दीदी को जो घायल हुई, तो 2 दिन तक तो मेरे भाई आरएसएस के लोग जो मुझे मिलते हैं वो आके बार बार कहें, बड़े अजीब से चाय भी पीते थे, बात भी करते थे, कहते हैं चोट तो दीदी के जो है दाएं पांव में लगी और पलस्तर बाएं में बंध गया। तो मैंने तब तक वो चीजें देखी नहीं थी, तो मैंने फिर गौर से देखा कि दीदी जब कार में बैठी हैं और उनके किस पांव में चोट लगी, तो उनके दाएं पांव पे उन्होंने अपना बायां पांव रख रखा था। तो एकदम पहली नजर में देखोगे तो लगता है कि उनका दायां पांव जो है घायल हुआ है, लेकिन जब उन पे प्लास्टर चढ़ा तो वो बाएं पांव में चढ़ा। अब पांव में चढ़ा तो और जो रिपोर्ट आई, जो एक्सरे की रिपोर्ट है और रिपोर्ट है, तो पता लगा कि दीदी के कमर पे चोट आई है, कंधे पे चोट आई है, गर्दन पे चोट आई है, और जंगी की हड्डियों पे चोट आई है। और उनकी जो फोटो आई उससे बंगाल में एक तरह से एक अंडरकरंट चल पड़ा कि ये अकेली औरत के खिलाफ जो है इतने सारे लोग जो है हमला कर रहे हैं। रामचंद्र जी जीते थे तो रामचंद्र जी के साथ हम क्यों हैं, क्योंकि 2 भाई थे, जंगल में थे, वो रावण से लड़ रहे थे, इसे लड़ रहे थे कि उनकी बीवी को जो है रावण उठा के ले गया, और उनकी बीवी को उठा के ले गया तो लोगों ने कहा जो बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो भारत का आदमी अपने अत्याचार के साथ लिए नहीं लड़ता, दूसरे पे अगर अत्याचार हो रहा है तब भी लड़ता है। और इसीलिए उस अत्याचार पे लड़ने के लिए भारत का आदमी इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही बंगाल के लोगों को पता चला कि दीदी को ये अकेला समझकर उस पर हमला कर रहे हैं, सीबीआई ने उसको यहाँ जो है अपनी टीम भेज दी कि हम इनके भतीजे की जांच करेंगे, उसकी बीवी की जांच करेंगे। तो जितने भी पैतरे हैं ये खेल रहे हैं, लेकिन जितने भी पैतरे इन्होंने खेले उससे सहानुभूति का ज्वार जो है वो दीदी के पक्ष में आ गया। और आज के दिन जो है एक बीजेपी वाले से सुबह ही बात हो रही थी, वो कह रहा था कि अब इसकी काट के है कि दीदी का एक पांव जख्मी हो गया, तो मैंने कहा नहीं, मोदी के दोनों टांग तोड़ दो, वो दोनों पे प्लास्टर चढ़ा के वो भी स्ट्रेचर पे घूमने लगेंगी। तो सवाल ये है कि ये जो है अभी तक दीदी के किसी भी बात की काट नहीं कर पा रहे। अब जैसे दीदी ने नारा दिया कि खेला हो गई, तो इन गधे के बच्चों को अभी तक ये नहीं पता है कि खेला हो गई का मतलब क्या है। बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में खेल बोलते हैं नाटक को, जो नाटक होते हैं उसको बोलते हैं खेल।
कहाँ जा रहे हो? खेल देखने जा रहे हो, खेल बड़ा अच्छा था। तो खेल का मतलब नाटक, और नाटक वाले करने वाले लोगों को हमेशा पता होता है कि चाहे कुछ भी हो। जिन लोगों ने राज कपूर की फिल्म देखी होगी मेरा नाम जोकर, उसमें एक डायलॉग बार बार आता था, शो मस्ट गो ऑन। यानी घर में अगर मां मर गई है, घर में बीवी मर गई है, कुछ भी हो गया, लेकिन शो होना चाहिए, शो नहीं रुकना चाहिए। ये किसी भी कलाकार की पहली और आखिरी प्राथमिकता होती है। तो खेला होवे का मतलब है कि खेल होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। अब ये समझते हैं खेला होवे का इनको कोई समझ नहीं आया, तो ये इन्होंने पहले तो उसका नारा चुरा लिया, फिर पता चला कि हमारा वो नारा जो है नहीं चल रहा, तो बड़े दुखी हुए। फिर वो जय श्री राम में कर लिया। अब जिस आदमी को वो कर ले जा रहे हैं, अरुण गोविल को, जो रामायण सीरियल में राम बना, वो उसको कहा वो राम शामिल हो गए। तो आज तक ने छापा कि भगवान राम जो है भाजपा में शामिल हो गए। अब वो भगवान राम की दूसरी फोटो आ गई कि भगवान राम अपनी बीबी के साथ जो है शराब पी रहे हैं, उनके बेटे और बेटी शराब पी रहे हैं। तो पूरा खानदान, राम का खानदान जो है रावण के खानदान वाला काम कर रहा है। अब ऐसे अरुण गोविल को ले जाकर अगर वो जय श्री राम कहेंगे तो आप समझ लीजिए कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी और ये बुरी तरह हार जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और, ये इसी से जुड़ा हुआ है कि ये जो है भगवान श्री राम का रोल करने वाले अरुण गोविल को भी बुला लेते हैं, कृष्ण का रोल करने वाले को भी बुला लेते हैं और रावण का रोल करने को बुला लेते हैं। क्या बीजेपी भ्रमित हो गई है कि उसको राम के रास्ते पे चलना है कि रावण के रास्ते पे? ये तय नहीं कर पा रहे हैं। देखिए एक चीज बड़ी मजेदार है, आपने जो तीनों बातें कही, जो इन्होंने अरुण गोविल है वो भी गुजरात का, जो रावण बना वो भी गुजरात का, जो सीता बनी वो भी गुजरात की। तो गुजराती लोग एक तरह से सांस्कृतिक हमला कर रहे हैं बंगाल पे कब्जा करने के लिए। मैं हमेशा कहता हूं कि लड़ाई जो है वो मोदी सरकार की नहीं है, ये है 4 गुजराती बंगाल पे कब्जा करना चाहते हैं। मोदी गुजराती है, अमित शाह गुजराती है, अंबानी गुजराती है, अडानी गुजराती है। तो 4 गुजराती जो है बंगाल की विरासत को हड़पने के लिए एक तरह से वहां पर हमला कर रहे हैं, और इनको ताकत जो है केंद्रीय जो चुनाव आयोग है वो दे रहा है, और चुनाव आयोग बार बार इनकी हर चीज को सही गलत जो भी है उसके पक्ष में जाता है। जैसे कि उसने अभी कह दिया कि जो बंगाल की पुलिस है वो किसी भी मतदान केंद्र में 150 मीटर के दायरे से बाहर रहेगी। अब लोकल आदमी इसका मतलब बाहर रहेगा। कल को हो सकता है चुनाव आयोग ये कह दे कि बंगाल के लोग जो है अब इस चुनाव में वोट नहीं देंगे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, तो चुनाव आयोग उनके वोट देने के अधिकार पे भी रोक लगा सकता है, और फिर मनमर्जी से कहेगा तुम्हें वोट देने की जरूरत क्या है। आज भी हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा, उससे कहा कि 2024 में हम ऐसा कर रहे हैं कि जैसे रिमोट से दूर से आप जो है वोट दे दें बिना चाहे। तो इसका मतलब यह है कि ये सरकार जो है एक तरह से तकनीकी आधार पर सरकार चुनना चाहती है, तकनीकी आधार पर सरकार बनाना चाहती है। लेकिन जो लोग हैं, आप बंगाल के लोग समझिए, आप तमिलनाडु के लोग समझिए, केरल के लोग समझिए, आप जो है पौंडीचेरी के लोग समझिए, आप असम के लोग समझिए, वो इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, इनके पोस्टर फाड़ देते हैं, इनकी रैली में नहीं जाते। कल राहुल गांधी ने रैली की तो उसमें 16 लाख लोग जो है लाइव जो है राहुल गांधी का भाषण देख रहे थे। 16 लाख लोगों ने अगर राहुल गांधी का भाषण जो है फेसबुक पे देखा या और जगह देखा, तो इसका मतलब है उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और मोदी जी की लोकप्रियता घटती जा रही है। अच्छा, ममता बनर्जी को शरद पवार साहब ने भी समर्थन दिया है, हेमंत सोरेन ने भी समर्थन दिया है और कई विपक्षी पार्टियों ने ममता जी को समर्थन दिया है। तो क्या ममता और बीजेपी के बीच में ही वहां पश्चिम बंगाल में लड़ाई है कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस भी कहीं है? देखिए ऐसा हुआ था कि 2019 में जब चुनाव चल रहे थे तो एक तरह से कंडा था कि ममता को हराया जाए। तो सीपीएम ने भी कहा ममता को हराना है, कांग्रेस ने भी कहा ममता को हराना है। तो 2019 के चुनाव में जो वोट शिफ्ट था सीपीएम का भी कांग्रेस का भी, वो ममता के खिलाफ जो है बीजेपी को मिला और बीजेपी वहां 18 लोकसभा सीट जीती। अब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने जो किया गलत किया है, और गलती को सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया कि अब वो पूरे दमखम से लड़ रहे हैं। सीपीएम और कांग्रेस लड़ रहे हैं, बीजेपी लड़ रही है और ममता बनर्जी लड़ रही है। तो मेरा आकलन ये है कि ममता बनर्जी नंबर 1 रहेगी, सीपीएम और कांग्रेस नंबर 2 रहेगी, और बीजेपी 2017 में जिसको 3 सीटें मिली थी, 10% वोट मिला था, उसकी हालत जो है 3 से 6, 4, 5 यानी इकाई में रहेगी, दहाई में नहीं जाता है। अच्छा, तो सरकार किसकी बनेगी जब किसी को पूर्ण बहुमत नहीं है? नहीं, पूर्ण बहुमत की बजाय नहीं कहा कि नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। मैं कह सकता हूँ कि ममता बनर्जी को 2/3 वोट मिलेंगे, 2/3 सीटें मिलेंगी और वो सरकार बनाएगी। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी जो है जिस तरह की हरकतें कर रही है किसानों के खास तौर से मामले पे, उस पर निकट भविष्य में जो है विपक्षी दलों को क्या करना चाहिए? क्योंकि वो तो कमजोर पड़ रहे हैं, मोदी जी जो चाह रहे हैं वो कानून बना रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं। देखिए ये तकनीकी आधार पर हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तानाशाही है। लोकतांत्रिक तानाशाही क्यों है? क्योंकि बीजेपी के 303 एमपी जो है लोकसभा में जीते और राज्यसभा में उसने जो है जोड़ तोड़ करके विधायकों को खरीद कर अपनी जो बहुमत है उसे बनाई। तो तकनीकी आधार पर ये सरकार है,
उसने जो है बहुत सारे मीडिया हाउसों को खरीद लिया है, जो इन्हीं की भाषा बोलते रहते हैं, पट पट तोते की तरह। लेकिन अगर ग्राउंड पे जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो किसान आंदोलन आज के दिन जो है घास की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है। जर्रा जर्रा जो हिंदुस्तान का किसान आंदोलन के हाथ में है, और इसीलिए इनके नेताओं की हिम्मत नहीं है कि किसानों के बीच जा पाए। आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये कहा कि भाई इनकी शादी में, इनके ब्याह में जो लोग जाएंगे, हम उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे और उन्हें 100 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। हरियाणा में ये रैली नहीं कर पाते, यानी मुख्यमंत्री ने रैली की तो लोगों ने उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया, उप मुख्यमंत्री को घर छोड़ के भागना पड़ा। इसी तरह पंजाब में जो है सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि वो लोकल बॉडी के चुनाव को तो पूरी तरह इनका सुपड़ा साफ हो गया। तो किसान आंदोलन जो है बढ़ रहा है, और किसान आंदोलन के जो नेता है उन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि उन्हें पता है कि बीजेपी की जान जो है वो उस राजनीति में जो संसदीय राजनीति है, चुनाव की राजनीति है, और इसीलिए उन्होंने कहा इन्हें हराना है तो चुनाव की राजनीति से हराना पड़ेगा। और इसीलिए सारे किसान नेता अभी जो है पश्चिम बंगाल में जाकर अपना अलग से चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, और उसकी वजह से लोग घबराए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो है दूसरी बार भी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ गई, तो अब विपक्षी दलों को ऐसी कौन सी रणनीति आपके हिसाब से अपनानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है परास्त किया जा सके? देखिए, रणनीति की बात नहीं है, क्योंकि जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको अपनी जमीन मजबूत करनी चाहिए। उनको अपने जो हवाई नेता हैं और उन नेताओं को, क्योंकि जहां जनता ने कहीं बीजेपी को नहीं जिताया है, आप देखेंगे कि उन्होंने जो है कर्नाटक में बीजेपी को हराया, लेकिन बीजेपी के विधायकों को इन्होंने ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके 25-25 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया। तो एक तरह से उन्होंने लोकतंत्र के साथ बीजेपी ने बलात्कार किया। उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में यही बलात्कार किया लोकतंत्र का। बीजेपी ने यही बलात्कार करने की कोशिश जो है राजस्थान में की। बीजेपी ने यही काम जो है पुडुचेरी में किया। तो बीजेपी जो है एक ऐसी पार्टी है जो नोट दिखाकर दूसरे को जाल देखना चाहती है। जैसे औरतें होती है, आप वैश्यालय पे जाए तो वहां क्या होता है कि आप नोट दिखाएंगे, उधर से वो कुछ और दिखाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है विधायकों को, सांसदों को समझती है कि ये वैश्या पुत्र हैं, इनके माँ बाप ने इनको कोई शिक्षा नहीं दी है, ये बिकाऊ है, ये अपने को बेच सकते हैं, अपनी बेटी और बीवी को बेच सकते हैं, अपनी माँ को बेच सकते हैं, और जो आदमी अपनी माँ को, बीवी को और अपने को बेच सकता है वो देश को भी बेच सकता है। अच्छा, आजादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ने उतनी प्रमुखता से जो है हिस्सा नहीं लिया, लेकिन आज तो ऐसे लगता है कि आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान भारतीय जनता पार्टी का था और कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि हर जगह जो है भारत माता की जय, जिंदाबाद, सब यही करते हैं और काम कर रहे हैं पूरी तरह से देश बेचने का। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप इस इतिहास में जाएंगे और पाएंगे कि भारत माता की जय का नारा किसने दिया था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हिस्ट्री पढ़े हैं तो 2019 में सबसे पहले नेहरू जी ने अपनी सभाओं में नारा लगवाते थे भारत माता की जय। दूसरा आता है जी वंदे मातरम का नारा। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर जो लोग इतिहास जानते हैं हिंदुस्तान की आजादी का, तो एक फ्रेज चलती थी, लाल बाल पाल। तो लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, और पाल विपिन चंद्र पाल जो बंगाल के थे। तो विपिन चंद्र पाल ने 2006 में एक वंदे मातरम नाम से एक अखबार निकाला था, और वो अखबार उस समय का सबसे महत्वपूर्ण अखबार होता था, और वंदे मातरम का नारा जो है विपिन चंद्र पाल ने दिया था, जो कि, और मजे की बात है, 21 मार्च याद रखिए, आज भी 21 मार्च है, 21 मार्च 1921 में ही नारा दिया गया। तो आज का दिन जो है वंदे मातरम नारे का दिन है, जन्मदिन है उसका, लेकिन इन्हें नहीं पता। अब तीसरा आता है कि सोनार बांग्ला, मोदी जी भी कहते हैं सोनार बांग्ला बनाएंगे। तो सोनार बांग्ला का नारा भी जो है वो विपिन चंद्र पाल ने ही दिया था। उनका नारा था कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है हमें सोनार बांग्ला बनाना है, क्योंकि वो बांग्लादेश जिसे अब हम कहते हैं, तो जब बंगाल को, ब्रज बंगाल को जब बांटा था, पूर्व बंगाल में और पश्चिम बंगाल में, तब उन्होंने नारा दिया था सोनार बांग्ला, ये सोने जैसा बंगाल है, हम इसे बटने नहीं देंगे। तो ये सारे नारे जो है ये कांग्रेस के लोगों के हैं। बीजेपी के साथ आप कह रहे हैं कि इनका कोई योगदान था, इनका योगदान जरूर था, लेकिन इनका योगदान वही था जो शोले फिल्म में गब्बर सिंह का था, यानी कि खलनायक नायक की प्रतिभा को बढ़ाता है। क्योंकि अगर खलनायक ना, रावण ना हो तो राम को कौन पूछेगा, कंस ना हो तो कृष्ण को कौन पूछेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ये लोग अगर अंग्रेजों की गुलामी या उनकी चमचागिरी या उनकी जासूसी ना कर रहे होते तो देश की आजादी बहुत पहले हो जाती। लेकिन इन लोगों के पास जो है, मैं हमेशा कहता हूं कि कई लोग होते हैं जो यतीम पैदा होते हैं और वो जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं कि हमारा बाप कौन है।
तो भारतीय जनता पार्टी जो है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के जो नायक हैं उनमें अपने बाप को ढूंढती है। कभी कहती हैं कि हमारे जो बाप हैं वो भगत सिंह है, कभी कहते हैं वो गांधी जी हैं, कभी कहते हैं सरदार पटेल हैं, कभी वो किसी और को ढूंढ लाते हैं। अच्छा, सरदार पटेल को जो है अपना आदर्श मानने वाले मोदी साहब और उनकी सरकार सरदार पटेल के नाम से बने हुए स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी रख लेता है, इसको किस नजर से देखेंगे? मोदी जी के साथ सबसे बड़ी गलत बात यह है कि वो किसी चीज का निर्माण नहीं कर पाए। जो आप जानते होंगे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बच्चे पैदा नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो गोद में बच्चा लेते हैं। किसी का बच्चा हुआ, गोद ले लिया। तो जो नपुंसक कहें या कहें कि बच्चे नहीं पैदा कर पाते, वो दंपत्ति क्या करते हैं, दूसरे का ले लेते हैं। अब मोदी जी को अच्छा तो ये लगता है कि अपना स्टेडियम बनाते, लेकिन स्टेडियम बनाने के लिए टाइम चाहिए, अकल चाहिए और धन चाहिए, वो तो है नहीं। तो जैसे योगी आदित्यनाथ है, वो कहते हैं जी नाम बदल दो, इलाहाबाद का नाम है प्रयागराज रख दो। ऐसे मोदी जी ने कहा कि इस स्टेडियम का नाम बदल के अपने नाम रख लो। तो वो एक तरह से आप समझ लीजिए उनकी अंतर मन में एक घृणा है सरदार पटेल को लेकर, क्योंकि सरदार पटेल ने 4 फरवरी 1948 को आरएसएस को बैन किया था पूरे देश में कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे को लेकर आ जाए या श्री राम जी का मंदिर बनाना है उस पर आ जाए। और उसके बाद भी ये राम का इस्तेमाल जो है उनकी पूजा के लिए नहीं करते, चंदा मांगते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, भगवान राम तो बहुत ही आदर्श पुरुष थे, ये भगवान राम का नाम लेते हैं और काम तो भगवान राम जैसे कोई करते नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का जो है माहौल है, उत्तर प्रदेश में अभी जो है कुरान शरीफ को लेके जो है शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने वक्तव्य दिया, उस पर पूरी दुनिया में प्रतिक्रिया हो रही है। क्या ये जानबूझ के इस तरह के मामले उठाते हैं, उस पर डिस्कशन हो रहा है। इलाहाबाद में जो है वाइस चांसलर है कि उन्होंने शिकायत की है कि अजान होती है तो मेरी नींद खुल जाती है, उस पर नोटिस भी हो गया है कि अजान बंद कराई जाए। तो अगर सिर्फ अजान ही थोड़ी होती है, हिंदुस्तान में जो है पूजा भी होती है और अजान कितने मिनट की होती है, मुश्किल से जो है आधे मिनट में होती है। और एक साहब कल बहुत बड़े पत्रकार हैं नेशनल चैनल के, वो ये कह रहे थे कि आजकल तो मोबाइल में जो अलार्म है, तो अलार्म है तो फिर मंदिर में घंटा बजाने की भी क्या जरूरत है, उसमें भी अलार्म लगा लो घंटे का। तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एक धर्म के ऊपर टारगेट करके वोट पोलराइज करने की नीति जो करते हो, या बंगाल में आप कोई विकास का मॉडल नहीं पेश कर पाए। और तीसरा इसी से जुड़ा सवाल है, 7 साल से जो है मोदी जी जो है केंद्र में है, केंद्र के अलावा जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उनको तो सोनार राज्य नहीं बना पाए। तो बंगाल को सोनार राज्य कैसे बना देंगे, इस पे आप क्या सोचते हैं कि ये सिर्फ नारा है और लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो वीसी हैं उन्होंने कहा कि भाई अजान से मेरी नींद खुल जाती है, तो धर्म का तो मतलब ही है कि आदमी को जगाए। अब ये बार बार कहते हैं हिंदू सोया रहा है, हिंदू सोया हुआ है, हिंदू जागे। जब हिंदू जाग जाता है तो ये कहते हैं नहीं सोने दो। तो सोना और जागना इन्हें खुद नहीं पता। दूसरी बात यह वसीम रिजवी को जिन्होंने आगे बनाया है, तो आपको शायद पता नहीं कि बांग्लादेश में परसों जो है इतनी बड़ी रैली हुई, कम से कम 125 लाख लोगों ने वसीम रिजवी के खिलाफ जो है आंदोलन किया। अब मोदी जी जो है 26 तारीख को जो है बांग्लादेश जा रहे हैं, 26 मार्च को। अब मोदी जी जब जाएंगे और 25 लाख लोग उनके खिलाफ जो है विरोध करेंगे और उनका जुलूस निकालेंगे, तो मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी प्रतिभा है। तो वसीम रिजवी तो आरएसएस और बीजेपी के ही तो पिट्ठू हैं, तो वो वसीम रिजवी ये जान के करते हैं। वसीम रिजवी के खिलाफ ही तो कर रहे हैं। वो तो क्या करते हैं कि किसी आदमी को ढूंढ लेते हैं, जैसे कि घर में है कोई ना कोई, जैसे आपका चावल भी अगर बीनेंगे तो उसमें कंकड़ निकल आएंगे, तो आप कंकड़ को लेके चावल नहीं कह सकते। तो ये क्या करते हैं, मुसलमान में ढूंढते हैं सबसे घटिया मुसलमान कौन है, सबसे नालायक मुसलमान कौन है, सबसे बिका हुआ मुसलमान कौन है, सबसे चरित्रहीन मुसलमान कौन है। तो वसीम रिजवी जैसा मिल गया तो उसको आगे कर देंगे जी मुसलमान है। और उसने ये कर दिया तो कहेंगे जी देखो मुसलमान के धर्म के खिलाफ कर रहा है, हम क्या करें। लेकिन जो आप उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्रश्रय दे रहे हैं, उसका जो केयर ऑफ है, जैसे जो भी आदमी होता है उसके बारे में बात जाना जाए, किसकी जानिब भी आया है, तो जानिब तो पता लगे आरएसएस क्या है। तो इसलिए जो है ये जो है ऐसे बातें करते हैं। और जहाँ तक सोनार बांग्ला की बात है, मैंने आपको बताया कि सोनार बांग्ला बिपिन चंद्र पाल का दिया हुआ नारा है, बंगाल का, बांग्लादेश का ये नारा जो है सब लोग जानते हैं। और ऐसी हालत में बीजेपी जाकर मोदी जी जो भाषण देते हैं सबको बताया कि वहां का बंगाल का आदमी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। 2 ही स्टेट है जहाँ बंगाल बीजेपी नहीं आ पाई, वो थी केरल और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और केरल, वहां पर 100% लोग जो है साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, पूरी बहस कर सकते हैं। वो जो है छोटी मोटी बातों में नहीं होते। अभी भी बीजेपी की रैलियों में जो लोग जाते हैं वो आरएसएस के लोग दूसरे राज्यों से जाते हैं,
झारखंड से ट्रेन जाती है, आपने देखा होगा मोदी जी ने 4 ट्रेनें मंगा ली। आप देखेंगे कि यूपी के लोग जाते हैं और दिल्ली से लोग जाते हैं, लेकिन वो भीड़ जो है वोट नहीं दे पाती, स्थानीय आदमियों से बातचीत भी नहीं कर पाती, क्योंकि बंगाली से बात करना और हिंदी में बात करने से 1 मिनट बता जाता है यानी बाहर का आया। रविंद्र जी ये बताइए कि जो मार्केटिंग करके जो चुनाव प्रचार होता है लोकतंत्र में, वो टीवी के माध्यम से बड़ी रैली, भीड़, किराए की लाके, उससे लोकतंत्र जो है बाधित तो होता ही है। एक तरह से गुमराह करने का प्रयास तो करते हैं, तो क्या चुनाव आयोग पे इस पे कुछ नजर रखना चाहिए? मैं तो चुनाव आयोग तो खुद बिगड़ा हुआ है। वही गाना आया था, बेबे देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, अम्मा देख तेरा बेबा बिगड़ा जाए, तो अम्मा तो खुद ही बिगड़ी हुई है। चुनाव आयोग सबसे बिगड़ा हुआ संस्थान है हिंदुस्तान का, सबसे बिका हुआ संस्थान है। लोकतंत्र की हत्या जो सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में कोई कर रहा है तो वो चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन वो लोकतंत्र का प्रहरी कहलाता है। प्रहरी कहलाता है, लेकिन अब नंगा हो गया तो हम क्या करें? आप कहेंगे जी जैसे वो राजा वाली कहानी है कि राजा नंगा घूम रहा था तो उसे उड़ा रखा था कि जिसका बाप असली होगा वही जो है राजा को कपड़ों में देख पाएगा, तो वो तो बेवकूफ बना रहे थे उसको कपड़े पहनाने वाले। तो एक छोटा बच्चा अपने बाप के कंधे पे था, उसने कहा पापा ये तो नंगा है राजा। तो सबको पता है कि चुनाव आयोग नंगा है, इन दोनों ने कपड़े नहीं पहन रखे। लेकिन अगर चुनाव आयोग को लगता है कि मैं बड़ा प्रभावशाली हूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बीच में मैं चुनाव आयोग को बहुत सारी शिकायतें करता था, जो मेरी आदत है। जब मैंने बहुत सारी शिकायत की, वो सारी शिकायतों में कोई एक्शन नहीं लेते थे। तो जब केजरीवाल हिसार से चुनाव लड़े, उपचुनाव, तो मैंने उनके घर चुनाव में शिकायत की कि तिरंगे झंडे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग को मैंने जो चिट्ठी लिखी, उसके बाद चुनाव आयोग ने मुझे 4 बार कहा कि आप भी हिसार आके अपना बयान दो। तो मैं हिसार गया और मैंने वहां पर जो है कलेक्टर को अपना स्टेटमेंट दिया। हर बार जाने में मेरे 10,000 रुपए खर्च हुए, 40,000 रुपए खर्च हुए। बाद में मैंने उनको आरटीआई लगा भी क्या हुआ है, तो पता लगी खुशी मिला आपकी जो कंप्लेंट हो गई है। तो ये तो हरेसमेंट किया आपको। तो तब से मैं मानता हूँ, ये जो बात मैं कह रहा हूँ, मेरे अलावा कोई आदमी नहीं है जो ये कहे कि चुनाव आयोग सबसे घटिया है। तो जब मैं ये कहता था घटिया है, तो ये जो सुनील अरोड़ा है मुख्य चुनाव आयुक्त, इन्होंने गवर्नमेंट से अपील की कि हमें जो है सिविल कोर्ट के बराबर ताकत दी जाए, ताकि जो हमारा अपमान करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, उनको जो है सजा दे सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, तुम्हें एक ताकत नहीं मिलेगी, लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं, उसके लिए कानून है, उसके हिसाब से चलो। और आज तक ये सुनील अरोड़ा जो है, मैं जितनी बात कहता हूँ वो सुनता जरूर है और शर्मसार होता है। और आप देखिए 13 तारीख को अभी रिटायर होने वाला है, 23 तारीख को जो है बोबड़े साहब जो है, ES बोबड़े जो हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस है, वो रिटायर होने वाले हैं। ये दोनों रिटायर हो जाएंगे तो मोदी के 2 हाथ कट जाएंगे, एक ये वाला हाथ कट जाएगा, ये वाला हाथ कट जाएगा। तो मोदी जी जो पूरा चुनाव लड़ेंगे बिना बाजुओं के लड़ेंगे, और तब आप देखना कि मोदी जी का क्या हाल। नहीं हो सकता है कि जो नए लोग आए इन पदों पे वो भी जो है आरएसएस तो बीजेपी के समर्थक। मैं कहता हूँ नया आदमी बड़ा नीच होगा, लेकिन नीच होने में उसे पेड़ जमाने में तो टाइम लगता है। 1 महीने में तो नया चीफ जस्टिस और नया मुख्य चुनावी जड़ नहीं जमा लेगा, तब तक तो वो जो है इनका नाश हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी के बाजू कट जाएंगे, लगवाएंगे भी तो डॉक्टर जो है कहेगा 45 दिन दोनों जोड़ने पड़ेंगे, तो 45 दिन में तो इनका बंटन हाल हो जाएगा। देश के मतदाताओं को एक जागरूक नागरिक, समाज सेवक और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की हैसियत से क्या मैसेज देंगे इस परिस्थिति में कि लोकतंत्र मजबूत हो और ईमानदारी से सरकार चुनी जा सके? लोगों को एक ही बात देनी है कि भाई 2014 में अगर तुम ज्यादा खुश थे या 2021 में ज्यादा खुश हो, अगर आपको लगता है 2021 में आप ज्यादा खुश हो तो आप भारतीय जनता पार्टी को जरूर वोट दो। लेकिन आपको लगे कि 2014 में आपके घर में खाना अच्छा बनता था, आप अच्छे कपड़े पहनते थे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, आपके चेहरे में मुस्कान थी, आपकी बीवी कहती थी कि हाँ मेरे मियाँ जी चलो बाहर घूमने चलते हैं, तो बच्चे आपके अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति 2014 से लेकर अब खराब हुई है, तो आपको इस खराबी का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, अडानी को और अंबानी को मानना चाहिए, और इनको जो है आपको अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने इनकी सीट से हटा देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।